हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। तो कल मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। तो देखो, कल हमने बात की थी पहला राजा अर्णोराज के बारे में। राजा अर्णोराज, इसने इसका शासन था 1133 से 1155 ईस्वी तक। इसने अजमेर के पास तुर्कों को हराया था और वहां आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आनंद सागर झील का निर्माण करा। इसने मालवा के नरवमन को हराया था और इसने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया था। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया था। उसके बाद में गुजरात का एक शासक कुमारपाल जो अर्णोराज को हरा देता है। फिर अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब विष्णु जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और जो ये इसने अर्णोराज ने खरतर गच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। इसके दरबार विद्वान देवबोध और देव घोष थे। और इसके बाद में अर्णोराज की हत्या इसके बेटे जगदेव ने की थी। अगला राजा जगदेव बनता है, लेकिन जब जगदेव के भाई विग्रहराज चतुर्थ ने इसे हटा दिया था। जगदेव को हटा दिया, अब राजा बन जाता है विग्रहराज चतुर्थ। यह 1155 से और आगे तक बना 1155। फिर इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ ने इसने मतलब विग्रहराज चतुर्थ ने इसने इसका जो शासनकाल है वह इसका शासनकाल इसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल था। और इसने इसने मतलब ललित विग्रहराज पुस्तक के अनुसार इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। और इसने दिल्ली के तोमरों को पहले तो हराया था और उनको अपना सामंत बनाया था। और इसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ पर लेख लिखवाया था, जो कि अशोक के टॉपर हरियाणा अभिलेख के ठीक नीचे लिखवाया गया था। और इसने अकेली नामक नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ। उसने इसने मतलब धर्म घोष के कहने पर इसने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। और यह 12वीं किराता अर्जुनी में पर आधारित था। इसने बीसलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। वहां एक तालाब का निर्माण करवाया और एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसने एक सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की थी। उस पुस्तकालय मतलब पाठशाला विद्यालय की स्थापना की थी। उस विद्यालय की जो दीवारें थी उन पर ललित विग्रहराज व अलिकेली जो उनकी जो पुस्तकें थी उनकी पंक्तियां लिखी गई है। तो इस जो कुतुब से लिखी गई थी। फिर इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था। फिर उसके बाद में इस पाठशाला थी इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। और इसे अलाउद्दीन का झोपड़ा कहा जाता है। तो कल हमने इतना बात कर ली थी कि इसे अलाउद्दीन का झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसके पास इस मस्जिद के पास एक पीर पंजाब शाह पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उस मतलब मेला लगता था। तो एक लाइन और लिख लिया, फिर इसके बाद में अगला इसके दरबार विद्वान देखेंगे। तो आपको लिखना है इस, इस मस्जिद के पास पीर पंजाब शाह का पंजाब शाह पंजाब शाह का 2.5 दिन उत्सव का मतलब होता है मेला। मेला लगता 2.5 दिन का उत्सव मतलब मेला लगता है ना। ये तो होगा। अब इसके दरबारी विद्वान देखेंगे विग्रह चतुर्थ के दरबारी विद्वान।
पहला है सोमदेव। सोमदेव की पुस्तक थी ललित विद्याराज। ललित विद्याराज। जय पुस्तक विद्याराज चतुर्थ तथा बेसल देवी के प्रेम विजय अच्छा तो नहीं। प्रेम कहानी वर्णन है। इस पुस्तक में विक्रयराज तथा देसल देव इसकी रानी दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। उसके बाद में इसकी उपाधियां। पहली थी पहली उपाधि थी बीसल देव और दूसरी उपाधि है कवि बंधु। इसे कवि बंधु कहा गया है किसके अनुसार? पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय के अनुसार देखो इसकी जो उपाधियां बीसल देव और कवि बंधु, कवियों का बंधु पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक उसके अनुसार विजय चतुर्थ को बताया गया है। उसके बाद में एक यूरोपियन इतिहासकार हुए थे और कील होने विजय की तुलना कील होने विजयराज की तुलना कालिदास तथा भवभूति से किया। देखो कील होने विजयराज की तुलना कालिदास तथा भवभूति से किया। कील होन जो एक यूरोपियन था यह कहता है कि जो जैसे कालिदास व भवभूति जिस प्रकार पुस्तकें लिखते हैं उसी उनसे भी अच्छी पुस्तकें तो हमारे जो राजा विजयराज है ये लिखता है। तो इन दोनों की तुलना किससे की है? विजयराज की तुलना इन दोनों से की है। किसने? कील होन ने। इसके बाद में इतना उतारी से और लिखेंगे इससे आगे हम। उतार लीजिए आप। अब इसके बाद में कील होन। अब इसके बाद में एक मतलब एक नरपति नाले एक नरपति नाले ने बीसल देव आसो नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो इतने उतारिए फिर से आगे वो लिखेंगे हम। आप उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया होगा। इसके बाद में क्या? नरपति नाले ने बीसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। नरपति नाले ने बीसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इस पुस्तक में बीसल देव तथा रानी राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रेम कहानी का वर्णन है।
इस पुस्तक में राजा बीसलदेव तथा रानी राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। यह पुस्तक यह पुस्तक बोल वादी भाषा में लिखी गई है, भाषा में लिखी गई थी, जो कि यह भाषा जालो तथा पाली में बोली जाती है। देखो, नरपति नाला ने बीसलदेव रासो नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजा बीसलदेव तथा रानी राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। यह पुस्तक गोदवाड़ी भाषा में लिखी गई थी, जो कि यह भाषा जालो तथा पाली में बोली जाती है, जालो में बोली जाती है। उसके बाद में अगला राजा है अपार गांगे। अगला राजा अपार गांगे, राजा अपार गांगे यह विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। यह विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था। यह विग्रहराज चतुर्थ का क्या है? बेटा था। इसे जगदेव के बेटे इसे अपर गांगे को इसे जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। देखो, अगला राजा अपार गांगे। अपार गांगे यह विग्रहराज चतुर्थ का बेटा था, मतलब इसका बेटा था अपार गांगे। अब अपार गांगे को जिस प्रकार जगदेव का बेटा पृथ्वीराज कहता है कि अपार गांग जिस प्रकार मेरे पिता को तेरे पिताजी ने हटाया तो मैं भी उठाऊंगा। तो पृथ्वीराज यह जगदेव का बेटा है। जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने अपार गांगी को हटा दिया था। तो इसके बाद में अगला राजा था पृथ्वीराज सेकंड। अगला राजा है पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। अब इस पृथ्वीराज सेकंड ने 1167 ईस्वी में 80 अभिलेख के अनुसार 1167 ईस्वी में 80 अभिलेख के अनुसार इसने 80 हरियाणा में है ना, 80 में एक महल का निर्माण करवाया था तथा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी। देखो, अगला राजा बन गया पृथ्वीराज सेकंड। 1167 ईस्वी में हांसी जो हरियाणा में जगह है वहां एक अभिलेख मिलता है। हांसी अभिलेख के अनुसार इसने हांसी हरियाणा में एक महल का निर्माण करवाया। उस महल में गोहिल किल्हण एक व्यक्ति है। गोहिल किल्हण इसका मामा था, पृथ्वीराज सेकंड का मामा, मतलब इसकी माँ गोहिल थी। तो इसके मामा गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी इस महल में। पृथ्वीराज सेकंड ने गोहिल किल्हण की नियुक्ति की थी इस महल में 1167 ईस्वी में हांसी अभिलेख के अनुसार।
तो इतना लिख लीजिए, फिर से आगे और लिखाएंगे। लिख लिया? बता रहा हूँ फिर। और 1168 ईस्वी में इसने पृथ्वीराज शैकिन ने इसने लोधी रानी मंदिर, लोधी रानी नाम का एक मंदिर है, उस मंदिर में दौड़ संप्रदाय, उस मंदिर में दौड़ अभिलेख के अनुसार, दौड़ अभिलेख के अनुसार इसने दौड़ अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज सेकंड ने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था, बाहुबल से प्राप्त किया था। बाहुबल का मतलब होता है कि जैसे छीना था, छीना था इसने, छीना था। इसने किससे छीना था? इसने छीना था मतलब अपारगांगी से, इससे मतलब स्वयं नहीं मिल गया था, इसने छीना था। तो 1168 ईस्वी में इसने रूठी रानी मंदिर में दौड़ अभिलेख के, रूठी रानी मंदिर में दौड़ अभिलेख के अनुसार, दौड़ अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज सेकंड ने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। मतलब छीन कर छीना था। उसके बाद में इसने यह अभिलेख, दौड़ अभिलेख, दौड़ अभिलेख, दौड़ अभिलेख सुहाव देवी की जानकारी देता है। दौड़ अभिलेख सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है, रानी की जानकारी देता है। जो दौड़ अभिलेख है, यह दौड़ अभिलेख यह सुहाव देवी नामक एक रानी थी, सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। और इसने किसने पृथ्वीराज सेकंड ने इसने मेनाल एक जगह है भीलवाड़ा में, इसने मेनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहेश्वर मतलब शिव जी का मंदिर, सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसने मेनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, शिव जी का मंदिर है। और अब ये तो हो गया इसका शासन का था। अब इसके बाद में अगला आ जाता सोमेश्वर। तो इतना लिख लीजिए कि 1168 ईस्वी में इसने रूठी रानी मंदिर में दौड़ अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज सेकंड ने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था।
दोहरा अभिलेख यह सुहाव देवी नामक रानी की जानकारी देता है। इसने मेनाल भीलवाड़ा में सुरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला राजा है सोमेश्वर। इसका पिता कौन है? अर्णोराज। माता कांचन देवी। रानी का नाम कपूरी देवी, जो मध्य प्रदेश की थी। बता लीजिए। अब अगला राजा है सोमेश्वर। राजा सोमेश्वर। इसका पिता अर्णोराज। इसका बचपन गुजरात में बीता था। इसका बचपन बीता था, गुजरात में बीता था। इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन को हराया था, जो कि गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल का दुश्मन था। और दुश्मन था कौन? मल्लिकार्जुन दुश्मन था किसका? गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल का दुश्मन था। और इसकी जो रानी थी, इसकी रानी रानी देखो नाम कपूरी देवी। इसकी जो रानी थी, सोमेश्वर की जो रानी थी कपूरी देवी, यह चेदी जो मध्य प्रदेश। इसकी जो रानी थी यह कपूरी देवी है। चेदी एक जगह है मध्य प्रदेश में। चेदी मध्य प्रदेश के राजा, मध्य प्रदेश के अचल राज कलचारी अचल राज कलचोरी की राजकुमारी थी। कौन? कपूरी देवी राजकुमारी थी। अब इसने सोमेश्वर ने अजमेर में अपने पिता और स्वयं की मूर्ति लगवाई थी। इसने अजमेर में इसने अपने पिता अर्णोराज तथा स्वयं तथा अपनी मूर्ति लगवाई थी। अपने पिता की और स्वयं की मूर्ति लगवाई थी। कहाँ? अजमेर में। अजमेर में इसने अपने पिता अर्णोराज तथा अपनी मूर्ति लगवाई थी। और इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने
अजमेर में इसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने अजमेर में इसने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था और इसके शासनकाल में बिजोली अभिलेख लिखवाया गया था। इसके शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया था। सोमेश्वर के शासनकाल में देखो, इसके पिता का नाम था अनुराग, माता का नाम कांचन देवी। इसका बचपन गुजरात में बीता था। इसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था, जो कि गुजरात के कुमारपाल का दुश्मन था। और इसने इसकी जो रानी थी उसका नाम था कपूरी देवी, जो चेदी मध्य प्रदेश की थी। और यह मध्य प्रदेश के अचल अचल राज कलचूरी की राजकुमारी थी। इसने अजमेर में अपने पिता अनुराग तक स्वयं की मूर्ति लगवाई और इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के शासनकाल में बिजोली अभिलेख लगवाया गया था। सोमेश्वर के शासन तो इतना उतार लीजिए। फिर हम बिजोली अभिलेख के बारे में बात की। बिजोली अभिलेख 1170 ईस्वी में लगाया गया था। जय पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने लगवाया था। और इसके जो उत्कीर्णक तो गोविंद थे, और जो मतलब खोदने वाले और जो लेखक का नाम केशव था, और लेखक और रचयिता थे गुणभद्र। तो इतना लिख लीजिए, फिर से आगे और लिखेंगे। उतार लिया, तो अब मैं मिटा रहा हूँ ना। अब आएगा बिजोली अभिलेख। यह 1170 ईस्वी में बिजोली अभिलेख के बारे में। अभिलेख आपको पता है, जो पत्तों पे लिखे जाते हैं अभिलेख होता है बिजोलिया अभिलेख। 1170 ईस्वी में जय जय पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने जय अभिलेख लगवाया था। जय बिजोली अभिलेख जय अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगाया था। दिगंबर जैन जय अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। इसके जो लेखक लेखक केशव, लिखने वाला कौन था? केशव। और रचयिता रचना करने वाला था गुणभद्र। उत्कीर्ण नाम होता है खोदने वाला, उत्कीर्ण गोविंद। यह अभिलेख हमें निम्नलिखित जानकारी देता है। जानकारियां
प्रदान करता है। इस अभिलेख से हमें इस अभिलेख से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी थी पहला राजा था वासुदेव। राजा वासुदेव ने साबर झील का निर्माण कराया था। पहले वासुदेव ने जानकारी देता है। पहली जानकारी राजा वासुदेव ने साबर झील का निर्माण करवाया था। दूसरी है, चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत चौहान इनका वत्सत्व जो चौहान थे, इनका गोत्र ब्राह्मण था। सोमेश्वर ने राजा सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर को रेवासा नामक गांव दान में दिया गया था। चलो, इस दान में दिए गए गांव को डोली कहा जाता है। दोहली कहा जाता है। देखो, इस दान में दिए गए गांव या भूमि को, गांव कहते चाहे भूमि को क्या कहा जाता है? दोहली कहा जाता है। उसके बाद में इसके लेखक कौन था? केशव रचयिता गुणभद्र उत्कीर्ण गोविंद। इस अभिलेख से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहली, राजा वासुदेव ने सामर झील का निर्माण कराया। सामंत चौहान वत्सत गोत्र ब्राह्मण है। सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर को देवासा नामक गांव दान में दिया। इस दान में दिए गए गांव या भूमि को दोहली कहा जाता है। और शैव तथा तीर्थ जैन की जानकारी मिलती है। इससे शैव तथा तीर्थ जैन की जानकारी मिलती है। देखो, इससे शैव तथा तीर्थ जैन की जानकारी मिलती है। तो इतना उतार लीजिए, फिर से आगे वो लिखेंगे। उतार लीजिए आप फटाफट। देखो, पहले वासुदेव ने सामर झील का निर्माण करवाया था। सामंत चौहान वत्सत गोत्र ब्राह्मण है। सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर में को देवासा नामक गांव दान में दिया था। इस दान में दिए गए मंदिर गांव को दोहली कहा जाता था। इससे शैव तथा जैन तीर्थ की जानकारी मिलती है। जो जैन व्यापारी थे, उन्होंने तीर्थ यात्रा कहा। जो पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन हो गए थे, इसकी जानकारी मिलती है। अब एक लाइन लिखे, विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। इस अभिलेख के अनुसार विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था और प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो इतना उतार दिया आपने इस बिजोली अभिलेख के बारे में। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर इस अभिलेख में जानकारी मिलती है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था।
और प्रशासनिक, और सातवां प्रशासनिक, प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन कैसे कैसे किया गया था। देखो जैसे, जैसे देश होता है, देश, देश के बाद में राज्य होता है, राज्य को पतन बोला जाता है, पतन के बाद में जो हम जिला होते हैं उनको बोलते हैं पूर्व, और उसके बाद में पल्ली होती है, ये तहसीलें होती हैं, उसके बाद में तो पल्ली और गांव, गांव होता है। पहले देश होता है, देश के बाद में पतन का मतलब होता है पहले राज्य, अब बोलते हैं राज्य, और इसका मतलब पूर्व का मतलब जिला, इसका मतलब तहसील, तहसील, इसका गांव। आपको ये लिखना नहीं है, ऐसे आ गया, देश, पतन, पूर्व, पल्ली, गांव, ये मतलब प्रशासनिक विभाजन मिला था पहले के राजा महाराजा, कि देश, देश के बाद में राज्य को पतन बोला जाता था, जो जिला होता है जिले को पूर्व बोला जाता है, और तहसील होती है उनको पल्ली, और गांव को गांव। उसके बाद में जो प्रशासनिक अधिकारियां, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी गांव में प्रशासनिक अधिकारी को बोला जाता है महत्तर, महत्तर। और पूरा, पूरा करने को बोला है पूरा, पूरा गाय, परी गाय, परी गाय बोला जाता है थोड़ा सा, प्रतिगण है, प्रतिगण। देखो, ये आपको लिखना है, प्रशासनिक अधिकारी गांव में महत्ता बोला जाता है, प्रतिगण को परी गाय बोला जाता है। अब इसके बाद में हम राजस्थान के जो नगर है उनके प्राचीन नाम देखेंगे, जैसे विजयावली को बिजोलिया कहा जाता है। जैसे तो इतना उतार लिया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, उतार लीजिए।